फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये पिछले लेक्चर का ही पार्ट 2 है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोज हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट 2, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन में होने वाले फ्लक्चुएशन के बारे में। तो हमने ये 6 कैरेक्टर्स जो हैं मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, पॉपुलेशन डेंसिटी, नेटिलिटी और मोर्टेलिटी, इसको हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। रिमेनिंग 3 जो हैं वो हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की। देखिए, किसी भी पॉपुलेशन में जो ग्रोथ होती है, किसी भी स्पीसीज के पॉपुलेशन में जो ग्रोथ होती है वो इसका एक डायनेमिक फीचर होता है या एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। पॉपुलेशन का जो साइज है वो एक फिक्स्ड और कैरेक्टरिस्टिक वे में ही इंक्रीज होता है। जब किसी भी पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल का नंबर है उसे हम वाई एक्स पर रखें और जो टाइम है जिसमें कि पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है उसे हम अगर एक्स एक्सिस के ऊपर रखते हैं तो उससे कर्व बनता है जो ये इंडिकेट करता है कि जो एक पॉपुलेशन की ग्रोथ है या एक पॉपुलेशन का जो साइज बढ़ रहा है वो गिवन टाइम में कितना बढ़ रहा है। ये जो कर्व है उसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व कहते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम में पॉपुलेशन की ग्रोथ को दर्शाता है। ये जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सिग्मॉइड कर्व। सिग्मॉइड कर्व ये कब बनता है? जब एक एरिया के जो कुछ ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ही जो है इंक्रीजन होता है, जो कि बहुत ही स्लो रेट से हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, जब शुरुआत होती है इंक्रीजन की तो बहुत ही स्लो होती है। जब मिडिल फेज में ये इंक्रीजन पहुंचता है तो ये बहुत ही तेजी से होता है, जिसे कि हम लॉगरिथमिक फेज कहते हैं। और जब ये लास्ट फेज में पहुंचता है तो ये जो इंक्रीजन है वापस से स्लो हो जाता है। तो उससे जो कर्व बनता है वो देखने में एस कर्व दिखाई देता है, क्योंकि पहले जो है धीरे हुआ इंक्रीजन, उसके बाद तेजी से हुआ और उसके बाद फिर से वो धीमा हो गया। ठीक है, तो ये जो कर्व है इसे हम क्या कहते हैं? सिग्मॉइड कर्व कहते हैं। इसके आगे जब लास्ट फेज आ जाती है उसके बाद जो है पॉपुलेशन में ग्रोथ देखने को नहीं मिलती, उसे हम सैचुरेशन लेवल भी कह सकते हैं। लास्ट फेज में क्या होते हैं, जो न्यू ऑर्गेनिज्म हैं वो उतने ही उत्पन्न होते हैं जितने की डाइंग ऑर्गेनिज्म है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जन्म और मृत्यु दर जो है वो बराबर हो जाती है। मोर्टेलिटी और नेटिलिटी जो है लगभग यहाँ पर इक्वल रहती है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंक्रीजन देखने को नहीं मिलता। तो जो ये होती है लैग फेज, जिसे हम स्टार्टिंग अवस्था कहते हैं, स्टार्टिंग में धीरे धीरे इंक्रीजन होता है। ठीक है, जब मिडिल फेज आती है जिसे कहते हैं लॉग फेज, ये लॉग फेज में जो है इंक्रीजन पॉपुलेशन ग्रोथ में तेजी से होता है। और जब स्टेडी स्टेट आ जाती है तो वापस से ये जो है सीधा हो जाता है। तो ये जो कर्व है वो कैसा दिखाई देता है? एस की तरह दिखाई देता है। इसे हम सिग्मॉइड कर्व कहते हैं। दूसरा है जे शेप का कर्व, जे शेप्ड कर्व। ये जो है इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन का साइज है वो शुरुआत में बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि एक पॉपुलेशन को नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। उसके बाद जैसे ही पॉपुलेशन वहां पर एस्टेब्लिश हो जाती है नए एनवायरनमेंट में, इनमें बहुत ही तेजी से इंक्रीजन देखने को मिलता है। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है? लास्ट में जब वहां पर इंक्रीजन तेजी से होता है तो वहां पर लार्ज अमाउंट में फूड मटेरियल की हमें जो एनिमल्स वहां पर प्रेजेंट है उनको जरूरत पड़ती है। तो कुछ टाइम बाद पॉपुलेशन का साइज फिर से घटने लगता है, क्योंकि इंक्रीजन की वजह से वहां पर जो है फूड शेल्टर की जो है कमी आ जाती है। तो फिर वापस डिक्रीज होने लगता है पॉपुलेशन का साइज, तो जिससे एक जे के आकार का कर्व बनता है, जिसे जे शेप्ड ग्रोथ कर्व कहते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत में जो है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ तक जो है ये पॉपुलेशन अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है, और जब ये एस्टेब्लिश हो जाती है तो तेजी से इसमें वृद्धि होती है। तेजी से वृद्धि होती है तो हैबिटाट में फूड और शेल्टर की कमी आती है, जिससे फिर से जो है इसके अंदर डिक्रीजन होता है। तो इसे हम कहते हैं जे शेप्ड कर्व और यह है एस शेप्ड कर्व।
एस शेप में पहले धीरे धीरे इंक्रीजन होता है, फिर तेजी से होता है, फिर वो स्टेडी हो जाता है। जे शेप में शुरुआत में बहुत ही कम इंक्रीजन होता है, फिर तेजी से इंक्रीजन होता है, और जब एक फिक्स फेज आ जाती है तो उसके बाद फिर से उसके अंदर डिक्रीजन होता है। तो ये दोनों ही थे पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, जो एक पॉपुलेशन की ग्रोथ को दिखा रहे थे। दूसरा है एज डिस्ट्रीब्यूशन। एक पॉपुलेशन में हर एक एज ग्रुप के आपको मेंबर्स देखने को मिलते हैं, तो ये एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये भी एक पॉपुलेशन का मेन कैरेक्टर होता है। बोडेनहेमर जो है, इनके अनुसार इन्होंने 1958 में क्या कहा कि एक पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल होते हैं वो 3 अलग अलग फेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। प्री रिप्रोडक्टिव में वो एनिमल्स या वो मेंबर्स आएंगे जो अभी रिप्रोडक्टिव फेज तक नहीं पहुंचे हैं, जिनमें जनन होना शुरू नहीं हुआ है। रिप्रोडक्टिव फेज में वो मेंबर्स होंगे जो जनन कर रहे हैं, एक्टिवली जो जनन कर रहे हैं, और लास्ट में जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है उनमें वो मेंबर्स होंगे जो एक्टिवली अब रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा बोडेनहेमर का मानना है कि ये 3 तरह के मेंबर्स जो हैं किसी भी पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जो प्री रिप्रोडक्शन ग्रुप होगा वो कैसा होगा? बहुत ही यंग होगा। रिप्रोडक्टिव ग्रुप जो है वो मैच्योर होगा, जबकि जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप है उसमें कौन आएंगे? ओल्ड मेंबर्स आएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है किसी भी पॉपुलेशन में जो एज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो या तो कांस्टेंट होता है या फिर वेरिएबल होता है। ये जो है सीधे सीधे पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट से कोरिलेट करता है। ठीक है, अब हम बात करें ये जो 3 एज ग्रुप अभी हमने पीछे बताए, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये जो हैं इसे हम ग्रोइंग, मैच्योर और स्टेबल और डिमिनिशिंग नाम से भी जान सकते हैं। ग्रोइंग के अंदर यंग आ गए, मैच्योर और स्टेबल के अंदर वो आ गए जो एक्टिवली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और डिमिनिशिंग में वो आ गए जो ओल्ड मेंबर हैं जिनमें अब रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं है। अन्य वर्ड्स में अगर हम कहें तो वेरियस एज ग्रुप का जो रेशियो है किसी पॉपुलेशन में वो ये डिटरमाइन करता है कि उस पॉपुलेशन में रिप्रोडक्शन का स्टेटस क्या है। ठीक है, अब एक पॉपुलेशन में अगर तेजी से इंक्रीजन हो रहा है, इसका मतलब वहां पर जो है रिप्रोडक्टिव मेंबर्स अधिक हैं, इसीलिए वहां पर जो है एक्टिवली रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब आप ये देख सके कि अगर एक स्टेबल पॉपुलेशन है, इसका मतलब यहां जो है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो सिमिलर हैं। इस वजह से जितनों की मृत्यु हो रही है उतने ही जो हैं वापस उत्पन्न हो रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक पॉपुलेशन की में जो ग्रोथ हो रही है उसे और उसमें पाए जाने वाले मेंबर्स की एज को अगर हम देखें तो दोनों में ही हमको बहुत ही सीधा संबंध देखने को मिलता है। इसके बाद थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक आती है उसे हम कहते हैं एज पिरामिड। पिरामिड क्या होते हैं? जो इस तरीके से ट्रायंगल शेप के होते हैं। तो पिरामिड जो है एक मॉडल की तरह यूज किए जाते हैं जिसमें हम किसी भी पॉपुलेशन में प्रेजेंट इंडिविजुअल को उनकी एज, टाइम और जियोमेट्री के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। एज पिरामिड क्या होता है? एज पिरामिड जो है उनके अंदर हम प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स को रखते हैं आधार में, बीच में रखते हैं रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल को और सबसे ऊपर रखते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स को। तो इसे तो हम कहेंगे एज पिरामिड। ठीक है, शेप ऑफ एज पिरामिड जो है वो अलग अलग पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग पॉपुलेशन में जो एज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी टाइम के हिसाब से अलग अलग होता रहता है। यानी कि अगर हम एक एस शेप कर्व की बात करें, एस शेप पॉपुलेशन की बात करें तो वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो जब लैग फेज है उस समय एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है अलग होगा, लोग फेज के अंदर जो है एज डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, और जब स्टेबल फेज आ जाती है उस समय जो है एज डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा। यहां पर हम देख रहे हैं एक सिंगल सीजन में एक पॉपुलेशन के अंदर पाए जाने वाले ग्रोथ पिरामिड। जनवरी में ये ग्रोथ पिरामिड देखने में ऐसा था। इसका मतलब यहां पर जो है प्री रिप्रोडक्टिव फेज के मेंबर ज्यादा थे। ठीक है, मार्च में ये इस तरीके से हो गया, यानी कि प्री और रिप्रोडक्टिव फेज के मेंबर्स यहां पर इक्वल होने लग गए हैं, लेकिन इक्वल हुए नहीं हैं। मई में जाकर के बिल्कुल स्ट्रेट यहां पर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यहां पर तीनों ही एज ग्रुप के जो मेंबर्स हैं लगभग इक्वल
हैं, इक्वल नंबर में हैं। जुलाई में देखिए जो बेस है वो छोटा हो गया है, ऊपर वाला पार्ट आपको मोटा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज की यानी कि जो यंग मेंबर्स हैं उनकी संख्या घट गई है, जबकि जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव के फेज के मेंबर्स हैं उनकी यहाँ पर नंबर बढ़ गया है। सितंबर में फिर से आप देखिए जो बेस नंबर है वो बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा, जबकि जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज के मेंबर्स हैं उनकी संख्या यहाँ पर कम होने लग गई है। नवंबर में अगर देखें तो देखिए जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज के मेंबर्स हैं वो यहाँ पर बिल्कुल कम हो गए हैं, जबकि पोस्ट और जो रिप्रोडक्टिव फेज के मेंबर्स हैं उनकी संख्या बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि तीनों एज ग्रुप जो हैं टाइम के हिसाब से उनका कितना नंबर है उसे अगर हम पिरामिड के रूप में बनाते हैं तो उसे हम उनका एज पिरामिड कहते हैं। ये एज पिरामिड जो है वो ये इंडिकेट करते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो एक्सटेंड हो रही है, स्टेबल है या अब डिमिनिशिंग कंडीशन के अंदर आ गई है। अलग अलग जो एज पिरामिड होते हैं उनको 3 हाइपोथेटिकल ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहले है पिरामिड विथ ब्रॉड बेस, यहाँ पर जो है हम एज पिरामिड की बात कर रहे हैं। ये पिरामिड ये शो करता है जिसका जो बेस है वो ब्रॉड होता है, वो ये शो करता है कि यहाँ पर जो यंग इंडिविजुअल हैं जो कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज में हैं उनकी संख्या ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बर्थ रेट जो है वो ज्यादा है। इसके एग्जाम्पल हैं यीस्ट, हाउस फ्लाई और पैरामीशियम। ठीक है, इस तरीके के जो पिरामिड होते हैं उन्हें हम ब्रॉड बेस का पिरामिड कहते हैं। ये देखिए प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो है यहाँ पर बिल्कुल ही कम है। सेकंड जो है वो है बेल शेप्ड पिरामिड। इसमें क्या होते हैं, इनमें जो है पिरामिड जो है वो स्टेशनरी या स्टेबल पॉपुलेशन को शो करते हैं। यहाँ पर जो है यंग और मिडिल एज के जो रिप्रोडक्टिव फेज के जो मेंबर्स हैं वो या तो अधिक होते हैं या कम इक्वल होते हैं, और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल हैं वो सबसे कम नंबर में देखने को मिलते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं कि इसमें जो प्री और रिप्रोडक्टिव फेज के जो मेंबर हैं यानी कि यंग और मैच्योर जो मेंबर हैं उनकी संख्या लगभग इक्वल होती है। ठीक है, लेकिन जो ओल्ड मेंबर्स हैं जो कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है। और थर्ड जो है वो है पिरामिड विथ नैरो बेस। नैरो बेस का मतलब हुआ कि यहाँ पर यंग मेंबर्स की संख्या कम है। इसे हम अनशेप्ड का भी पिरामिड कहते हैं, जिसमें जो है मिडिल एज और ओल्ड एज के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें इंक्रीजन देखने को मिलता है नंबर में, जबकि जो यंग एज के मेंबर्स हैं उनकी संख्या में कमी आती है। ये जो है एक डिमिनिशिंग पॉपुलेशन का आप कह सकते हैं एक एज पिरामिड है, जिसमें यंग जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या कम है, जबकि रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज के जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या लगभग समान है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई ग्रोइंग पॉपुलेशन है तो उसमें ट्रायंगल शेप का कर्व पिरामिड बनेगा। अगर एक ऐसी पॉपुलेशन है जो स्टेबल होने जा रही है तो उसमें बेल शेप का पिरामिड बनेगा, और अगर एक पॉपुलेशन डिमिनिश होने लग गई यानी कि उसमें जो है इंक्रीजन रुक गया है तो उसमें अम शेप्ड का जो है या नैरो बेस का पिरामिड बनेगा। तो ये थे पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक। अब जो लास्ट पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक है वो है पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन जो है उसका मतलब हुआ कि एक नेचुरल जो पॉपुलेशन है उसकी साइज और डेंसिटी में जो चेंज हो रहे हैं उसका क्या पैटर्न है, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हो रहे हैं। इसे ही हम पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन कहते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक नेचुरल पॉपुलेशन में होने वाले चेंजेस का पैटर्न। ये 3 प्रकार के चेंजेस इनमें देखने को मिलते हैं। पहले हैं नॉन फ्लक्चुएटिंग, जब पॉपुलेशन जो है कई सालों तक स्टैटिक रहती है, ना तो उसमें इंक्रीजन होता है ना उसमें डिक्रीजन होता है, तो ऐसी पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं, नॉन फ्लक्चुएटिंग पॉपुलेशन। इसके बाद साइक्लिक फ्लक्चुएशन जो है ये सीजनल और एनुअल दोनों ही प्रकार के होते हैं। मतलब कभी कभी किसी पॉपुलेशन
कि किसी पर्टिकुलर सीजन में इंक्रीजन देखने को मिलता है या डिक्रीजन देखने को मिलता है, या इनमें एनुअल वेरिएशन देखने को मिलते हैं। कई बार क्या होते हैं, सीजनल जो चेंजेस होते हैं उससे पॉपुलेशन जो है उनमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की संख्या बढ़ जाती है या घट जाती है। किस वजह से? क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से। जैसे हम कह सकते हैं मॉस्किटोज और हाउस फ्लाइज, मक्खी और मच्छर जो हैं वो आपको एक पर्टिकुलर सीजन में ही देखने को मिलेंगे। वीड्स जो होती हैं प्लांट्स के आसपास वो भी आपको एक पर्टिकुलर सीजन में ही देखने को मिलती है, जैसे बारिश के टाइम पर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इस टाइम जो है इनको जो क्लाइमेट मिल रहा है वो इनके लिए सूटेबल है, इसलिए इनकी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर इंक्रीजन होता है। ठीक है, अब ये जो पॉपुलेशन है एक स्पीसीज की, उसमें जो है आप वर्षों में यानी कि एनुअली जब अप और डाउन देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एनुअल साइक्लिक वेरिएशन कहते हैं। यानी कि अभी बारिश हो रही है तो खरपतवार जो है, वीड्स जो है बढ़ जाएंगी, बारिश खत्म होगी उनकी संख्या घट जाएगी, अगले साल जब फिर से बारिश होगी तो इनकी जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि एक साइक्लिक पैटर्न है जो कि एनुअली हो रहा है, सीजनल पैटर्न है क्योंकि सीजन के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, तो इससे जो है एक सिग्मॉइड कर्व बनता है। सिग्मॉइड कर्व में हम वही चीज देखते हैं जैसे कि हमने देखा था ना, एस शेप। पहले संख्या कम होती है, जब इनका जो सूटेबल क्लाइमेट होता है तो संख्या बढ़ जाती है, क्लाइमेट जैसे ही घटता है ये वापस से घटने लग जाती है। थर्ड वन इज इरप्टिव। इरप्टिव जो है जब पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इनमें जो चेंजेस होते हैं वो रेगुलर इंटरवल में नहीं होते, ये जो है किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण हो सकते हैं, तो इसे हम इरप्टिव फ्लक्चुएशन कहते हैं। साइक्लिक के अंदर जो पैटर्न में चेंज हो रहा था वो कैसा था? एक रेगुलर इंटरवल में था, मतलब कि अगर इंक्रीजन बारिश में हो रहा है तो बारिश में ही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो एक रेगुलर इंटरवल में नहीं हो रहा है तो उसे हम इरप्टिव फ्लक्चुएशन कहेंगे। यहां पर जो है अचानक से ही या तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है या घट जाती है, और इसमें जो है आप एक क्विक फॉल देख सकते हैं, क्विक इंक्रीजन देख सकते हैं, क्विक डिक्रीजन देख सकते हैं, और ये किसी भी पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन के कारण हो सकते हैं। जैसे गर्मियों में अगर अचानक से बारिश आ गई तो उस पर्टिकुलर एरिया की जो पॉपुलेशन है उसमें कमी या उसके अंदर इंक्रीजन हुआ। तो इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं उन्हें हम इरप्टिव फ्लक्चुएशन कहते हैं। तो ये थे 6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो कि एक पॉपुलेशन के लिए जरूरी होते हैं, जो कि दर्शाते हैं कि उस पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल हैं वो किस तरीके से अपनी लाइफ साइकिल को फॉलो कर रहे हैं। आई होप ये टॉपिक जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी रेट के एक और टॉपिक के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।